हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th का हिंदी का सैम्पल पेपर। हम करने वाले किस तरह का आपका एग्ज़ाम आ सकता है। टोटल जो आपका 2.5 मार्क्स का रहेगा एंड आवर्स का रहेगा, 2 घंटे 2.5 घंटे का, और टोटल मार्क्स आपके 60 रहेंगे। 11 क्वेश्चंस हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कुछ के जो हाँ आंसर नीचे दिए गए होंगे, मतलब MCQs होंगे, उनके आंसर आपको देने हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है। पहले शिक्षा प्रणाली में अंकों और परीक्षाओं को अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में समझ, कौशल विकास, रचनात्मकता और तार्किक सोच को प्राथमिकता दी गई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के लिए तैयार करना है। इस नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। कला, विज्ञान और वाणिज्य जैसे विषयों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया गया है, ताकि विद्यार्थी बहुविषयक शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया गया है, जिससे विद्यार्थी भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इससे बच्चों की समझ बेहतर होती है और वे अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर पाते हैं। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा और तकनीक के उपयोग पर भी ध्यान दिया गया है, ताकि शिक्षा को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाया जा सके। कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति का लक्ष्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करना है जो विद्यार्थियों को जिम्मेदार, सक्षम और जागरूक नागरिक बनाए। तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट था। अब इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे कि फर्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मेन मोटिव यहाँ पर क्या है? परीक्षाओं पर ध्यान देना, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षा को कठिन बनाना। तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना क्या है, इसका मेन उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति में किस प्रकार की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है? तो समझ, कौशल और तार्किक सोच। समझ और कारण को पढ़कर सही विकल्प यहाँ पर हमें चुनना है। तो पहला यहाँ जैसे दिया है, नई शिक्षा नीति में प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। तो क्या ये सही है या गलत है? उसके बाद में नई शिक्षा नीति, क्योंकि नीति निरंतर और समग्र मूल्यांकन पर बल देती है। तो यहाँ पर ए गलत है, पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है। अभी भी जो है एग्ज़ाम वगैरह जो है या जिस भी तरह से है वो चीज़ें चलती रहती हैं, उसको पूरा ख़त्म नहीं किया गया है। तो ए गलत है, पर बी, आर जो है इसमें सही है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर कैसे बनाती है। तो आत्मनिर्भर वो यहाँ पर कैसे बनाती है, इसके अकॉर्डिंग इसमें व्यावसायिक शिक्षा और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है। मातृभाषा में शिक्षा देने का क्या महत्व है? तो मातृभाषा में शिक्षा क्यों दी जा रही है? ताकि नई शिक्षा नीति में बच्चों को जो है उनकी लैंग्वेज में सिखाया जा सके, जैसे प्रारंभिक बिल्कुल स्टार्टिंग में जो होता है उसके लिए। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इससे बच्चों की समझ बेहतर होती है और वे अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर पाते हैं। अपठित काव्यांश, अब काव्यकांश दिया गया, इनकी कविता का ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देने हैं। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। यानी कि मैं रास्ते पर चलता रहूँगा तो मतलब कोई भी चीज़ आएगी, कोई भी कठिनाई आएगी तो उसको हमेशा पार करता पाऊँगा, उसको कर सकता हूँ मैं। या तो मुझे अपनी मंजिल मिल जाएगी, अगर मंजिल नहीं मिली तो मैं एक अच्छा मुसाफिर ज़रूर बन जाऊँगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। कि मंजिल किसको मिलेगी? जो उसके लिए ट्राई करेंगे, जो अपने सपनों को अहमियत देते हैं। पंख तो क्या पता सब क्यों, लेकिन जब तक कोई उड़ना नहीं चाहेगा तब तक वो नहीं उड़ सकता। वो जैसे बाज है, वो क्या है, बहुत ऊपर तक उड़ते हैं, और कुछ जो बहुत नीचे नीचे उड़ते हैं। तो पंख सबके पास है, पक्षियों के पास, लेकिन हौसले में उड़ान की उन्हें कहाँ जाना है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है।
अब जो छोटी सी चींटी होती है वो दाना लेकर चढ़ती है और उसका दाना भी उसके साइज से बहुत बड़ा होता है। वो चढ़ती है, बार बार गिर जाती है, फिर चढ़ती है तो 100 बार फिसलती है, लेकिन उसके मन में विश्वास होता है, साहस भरा होता है उसकी रगों में कि चढ़ना है, गिर जाएगी, गिर कर चढ़ना। उसे अखरता नहीं है, बल्कि उसे ये है कि मुझे उस चीज़ को पार करना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, कवि पथ पर चलते रहने से क्या लाभ बताता है कि या तो वह मंजिल पालेगा या कुशल यात्री बन जाएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए पंखों से अधिक किसकी आवश्यकता है? हौसले और साहस की। नन्ही चींटी का उदाहरण क्या सिद्ध करता है? कि बार बार जो है प्रयास करने से सफलता मिलती है। अब जीवन में सफलता कैसे मिलती है? बार बार प्रयास करने से। जैसे कि हमने बोला कि जिनके सपनों में जान होती है उनके हौसलों में उड़ान होती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। इसका मतलब क्या है? कि आत्मविश्वास से कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। आगे निम्नलिखित में से दो के विलोम शब्द लिखने हैं। सार्थक, सार्थक का होगा निरर्थक। संपन्न यानी कि पूर्ण, पूरा होता है तो असंपन्न, असंपन्न। स्वीकार, अस्वीकार। ठीक है, संपन्न, असंपन्न, गरीब, कुछ भी आ सकता है इसमें। ठीक है, स्वीकार का हो गया, अस्वीकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों में विशेष्य और विशेषण शब्दों को अलग अलग करिए। अब यहाँ पर देखो, बड़ा कमरा किसके बारे में बताया गया? कमरे के बारे में। तो कमरा आपका विशेष्य हो गया, विशेष्य। और बड़ा क्या हो गया? कमरा कैसा है? ये तो बड़ा कमरा है, तो ये विशेषण हो गया। मतलब जब विशेषता बताते उस शब्द को विशेषण बोलते हैं। अपना एक ब्रह्मांड, तो ये विशेष्य है और ये विशेषण है। विशेषण वाले के ऊपर मैं साइन लगा रही हूँ और विशेष्य जो है नीचे। सुंदर दुनिया रचता है, तो दुनिया कैसी है? सुंदर, तो विशेष्य और विशेषण। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। इसका आंसर रहेगा हाथ से अच्छी चीजें बनाने की कला। ठीक है, एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हैं। और सेकंड का आंसर है कारीगर। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी दो को निर्देशानुसार काल में परिवर्तन करना है। जैसे कि वह मोहन के साथ जयपुर जाएगा, इसको वर्तमान काल में बदलना है, तो वह मोहन के साथ जयपुर जाता है। सोनम गिड़गिड़ाकर बोलती थी, भविष्य काल में बदलना है, तो सोनम गिड़गिड़ाकर बोलेगी। आसमान में भंवरा मंडराता है, भूतकाल में, कि आसमान में भंवरा मंडराता था, तो यहाँ एज इट इज हो गया था। यहाँ पर बोलती है की जगह बोलेगी। ठीक है, जाएगा की जगह जाता है। बस इस तरह से आप इसको कर सकते हैं सही। अब वो आपके चेंज करने थे उसमें, तो मोहन के साथ, वह मोहन के साथ जयपुर जाता है, सोनम गिड़गिड़ाकर बोलेगी और आसमान में भंवरा मंडराता था। ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए उनके वाक्य में प्रयोग करना है। दिन रात एक करना, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, लगातार प्रयास करना। तो इसके लिए कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं कि जैसे वह प्रथम आने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। बाल बाल बचना यानी कि मुसीबत से बचना, मुसीबत से, मुश्किल से बचना, मुश्किल से बचना, कि बस बच गए किसी भी तरह से। ठीक है, बचना, कि आज तो हम बाल बाल बच गए, कि आप बाहर गए थे, पापा के देखने से, पापा ने हमें नहीं देखा, हम बाहर खेल रहे थे तो बाल बाल बचे। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में भी कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है, यानी कि वो टोकरी नहीं उठा पा रहे थे। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार अपना जन्म भर कैसे उठा पाएंगे? आप भी इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से ग्रवित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। वह वृद्धा से उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतक्रम का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उनको झोपड़ी वापस दे दी। तो नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। तो ये बात किसने बोली थी? जमींदार ने। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां क्या पड़ी हैं? मिट्टी की। इस कहानी में जमींदार किस बात से गर्वित थे? धन मद से, कि बहुत पैसा उनके पास।
जमींदार ने वृद्धा से क्या मांगे थे? तो जमींदार ने क्या मांगी उससे लास्ट में? क्षमा। जमींदार ने वृद्धा को क्या वापस किया? तो उसकी झोपड़ी। उसके बाद गद्य भाग पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस लक्ष्य की प्राप्ति को अपने जीवन की सार्थकता के रूप में देखा? सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने अपने विचारों और आदर्शों से देश के युवाओं को नई दिशा दी। अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र कराना उनके जीवन का लक्ष्य था। राष्ट्र के निर्माण में श्रम, त्याग और बलिदान को जीवन की सार्थकता के रूप में देखा। तो ये पहला है। कोई भी दो का आंसर देना आपको। शहर में तो ऐसे मकान होते हैं, नन्हेमल का ऐसे ही मकान से क्या आशय था? ऐसे ही मकान से नन्हेमल का आशय था कि शहर में डिब्बे जैसे बहुत ही बेकार मकान हैं। उनमें ना तो हवा आती है ना ही धूप। इन मकानों में रहना तो किसी जेल में रहने से कम नहीं, परंतु अब तो शहरों में प्राय मध्यम वर्ग के पास ऐसे ही सुविधाहीन मकान हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार के राष्ट्र निर्माण का स्वप्न देखा था? नेताजी ने सुखी, समृद्ध, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। ऐसा भारत जिसमें सामाजिक समानता हो, स्वदेशी उद्योग मजबूत हो और सभी दृष्टियों से मुक्त समाज राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे। उसके बाद वही निम्नलिखित पठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियाँ, कितनी ही भूमियाँ, कितनी ही सृष्टियाँ, यह है अनुमान आदमी का विराट से। इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास लीन, संख्यातीत संग सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। देशों की कौन कहे, एक कमरे में दो दुनिया रचता है। तो यहाँ पर दो दुनिया किसने रचाई है? मनुष्य ने। वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। कविता में ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा जैसी भावनाओं का क्या परिणाम है? कि यहाँ पर मनुष्य को अपने को स्मित रखना, द्वेष फैलाना। कविता में अपने को दूजे का स्वामी बताता है में व्यक्ति का कौन सा स्वभाव दर्शाया गया है? तो कौन सा है? कि वो जो है अहंकार और प्रभुत्व की सबसे बड़ा खुद को बताना चाहता है। आदमी का अनुपात कविता के रचयिता कौन है? तो गिरजा कुमार माथुर। एक कमरे में दो दुनिया रचाता है, इसका अर्थ क्या है? कि संवादहीनता और अविश्वास की, साथ में बैठे होंगे, बात भी नहीं करेंगे एक दूसरे से। अब पद्य भाग यानी कि जो कविता वगैरह थी उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है। मत बांधो कविता में सपनों की गति न बांधने की बात क्यों कही गई होगी? नेक्स्ट है, कविता में सपनों की गति न बांधने की बात इसलिए कही गई होगी क्योंकि यदि सपनों को स्वतंत्र उड़ने नहीं दिया जाएगा तो वे हमारी आंखों में रह जाएंगे और समय के साथ खो जाएंगे, तथा एक बार यदि वह खो गए तो दोबारा आंखों में लौटकर नहीं आएंगे। इसी कारण हमें अपने सपनों को पूरी गति से, इच्छाओं और प्रयासों को स्वतंत्र आसमान में उड़ने देना चाहिए। संख्यातीत संग सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। आदमी का अनुपात कविता के आधार पर पंक्ति का आशय बताए। मनुष्य ने अपने को दूसरे मनुष्य से अलग कर लिया है। वह भेदभाव और मनमुटाव के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है, अविश्वास और कटुता को बढ़ाता है। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने के चक्कर में मनुष्य बुराई के रास्ते पर चल रहा है। मानव किन कारणों से स्वयं को सीमाओं में बांधता चला जाता है? मनुष्य कई कारणों से स्वयं को सीमित कर लेता है और अपने परिवार, समाज, देश और दुनिया से दूर हो जाता है। इसमें अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या, विद्वेष, घृणा जैसी भावनाएं शामिल है। ऐसी भावनाएं या अवगुण मानव को दूसरों से अलग करने या उन्हें अपने से तुच्छ समझने की ओर ले जाती है। मनुष्य संबंधों के महत्व को नहीं समझ पाता और अपने अहंकार या स्वार्थ में को पूरा नहीं कर पाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित मूल्य पूरक प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। इनमें से कोई भी एक बताना है। हमें बड़े संघर्षों के बाद स्वतंत्रता मिली है। अपनी इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हम अपने स्तर पर क्या क्या कर सकते हैं, लिखिए। दूसरा है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम गुस्से या अहंकार में किया हो और बाद में पछतावा हुआ हो? फिर आपने क्या किया और अपने अनुभव यहाँ बताने। तो यहाँ पे सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हम छात्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हमें जागरूक, सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र प्रेम की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सम्मान देना चाहिए। अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर और विरासत पर गर्व करना चाहिए।
देश के संविधान को अच्छी तरह समझना चाहिए, राष्ट्रीय पर्वों में भाग लेना चाहिए और इनके महत्व को समझें। हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि शिक्षित और जागरूक नागरिक बनकर राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे सकते हैं। विज्ञान, तकनीक, स्टार्टअप या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में भाग लेकर देश का भविष्य उज्जवल करें। दूसरे वाला भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद रचनात्मक लेखन है। निम्नलिखित में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है, जैसे विद्यालय जीवन और अनुशासन या मेरे जीवन का लक्ष्य। विद्यालय में खेल सामग्री की कमी के विषय में आपको जो है प्रार्थना पत्र लिखना है। अपने पिताजी को अपने स्वास्थ्य या पढ़ाई के बारे में जानकारी देनी है कि इसमें क्या क्या आप लिख सकते हैं, वो सब बताना है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको अनुच्छेद में भूमिका बनानी होगी कि क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी। उसके बाद मेन वस्तु क्या है, क्या क्या आपको उसके अंदर बताना है। उसके बाद भाषा में भी आपको सही होनी चाहिए, स्पेलिंग वगैरह सब सही होनी चाहिए। कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा सेवा में सेवा में प्रधानाचार्य जी, आपके स्कूल का नाम, देन उसके बाद में जो एड्रेस है वो सब लिखा। उसके बाद आप विषय लिखेंगे कि खेल सामग्री की कमी के विषय में, ठीक है। देन श्रीमान जी या श्रीमती जी जो भी आपके प्रधानाचार्य हैं, उसके बाद आपको लिखना है वहाँ पर कि हमारे विद्यालय में जो है हम लोग खेलने के लिए गेम्स पीरियड में या खेल के कालांश में जो है खेलने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर खेलने के लिए हमें उपयुक्त सामान नहीं मिलता है, जिसकी जो है हमारे स्कूल में बहुत कमी है। तो कृपा करके वो सामान हमें देने का या किसी भी तरह से कष्ट करें। तो इस तरह से सेम ऐसा ही आपको स्वास्थ्य पढ़ाई के लिए जानकारी देते हुए पत्र लिखना है। चिकित्सक और रोगी के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे चिकित्सक, नीचे लिखोगे रोगी कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछेंगे क्या बात है, वो फिर सारी चीज़ें वहाँ बताएंगे और वही सब आपको पूरा संवाद लिखना है। यहाँ पर सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। सो इसके साथ ही आपका ये सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।